परीक्षा की नई राह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने रक्त के बारे में एक पार्ट आप लोगों को बता चुके हैं, उसमें रक्त क्या होता है, रक्त के कितने भाग होते हैं, ये सब चीज़ें आपको हमने उसमें बता दिया है। और इस वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है, विटामिन के क्या होती है, और इसके बारे में सारी चीज़ें, रक्त का थक्का कैसे बनता है इसके बारे में हम पूरी बात आपको बताएंगे। और इस वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अपना रक्त कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रक्त किस ग्रुप का है। बहुत आराम से आप भी चेक कर सकते हैं यदि आपको सूक्ष्मदर्शी मिल जाए तो। देखिए, तो रक्त का थक्का बनने के लिए कम से कम 4 मिनट का समय होना चाहिए। यदि आपका हाथ कहीं कट जाए, पैर कहीं कट जाए, तो वहाँ रक्त का जो थक्का बनता है उसको थक्का बनने के लिए लगभग 4 मिनट का समय होना चाहिए, जिससे वो थक्का बन जाए। और थक्का जब बन जाता है तो रक्त फिर बाहर नहीं निकलता है और वो एक पपड़ी नुमा संरचना बन जाती है। तो ये किस प्रकार से क्रिया होती है आइए देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में 4 मिनट का समय लगता है और 4 चरणों में बनता है। जो थ्रोम्बोसाइट, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले पार्ट में हमने बता दिया थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, इसकी सारी बातें हमने पहले पार्ट में आप लोगों को बता दिया है। इस पार्ट में थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स में जब वायु, प्लेटलेट्स यानी जो होती है, ठीक है, तरल माध्यम में, इसमें अगर वायु का जब कटता है तो वायु के संपर्क में आता है। जब वायु के संपर्क में आता है तो थर्मोप्लास्टिन बनता है। क्या बनता है? थर्मोप्लास्टिन बनता है। और फिर थर्मोप्लास्टिन, जब थर्मोप्लास्टिन में कैल्शियम मिक्स होकर और इसमें प्रोथ्रोम्बिन मिलता है तो ये क्या बनता है? थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और थर्मोप्लास्टिन मिलकर क्या बनाते हैं? थ्रोम्बिन बनाते हैं। और फिर थ्रोम्बिन के साथ यह क्रिया किसके साथ होती है? थ्रोम्बिन के साथ फाइब्रिनोजन, इसके बारे में हमने पहले वाले पार्ट में बताया। फाइब्रिनोजन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं और यही फाइब्रिन ही है जो रक्त को क्या करता है? जमाने का काम करता है। फाइब्रिन जब बन जाता है तो फाइब्रिन में ऐसे जाली नुमा क्या बन जाती है? संरचना बन जाती है। और जाली नुमा जो संरचना बन जाती है वो रुधिराणुओं के, जहां शरीर कटा है उसके रुधिराणुओं से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के जो कण हैं जो बाहर लिक्विड के फॉर्म में निकल रहे हैं, जब ये फाइब्रिन जाली नुमा संरचना बना लेती है तब इससे ये कण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो ये रक्त का थक्का बना लेते हैं। और रक्त का थक्का बनाने के लिए, ठीक है, एक विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जिसको कहते हैं विटामिन के। विटामिन के याद रखना, विटामिन के कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन मददगार है, तो विटामिन के। और फाइब्रिनोजन ही क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने के काम आता है। उसके बाद तो इसके बाद देखेंगे उसी का जो हमने बताया उसी का सरमाई है ये कि रुधिराणु जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट, वो प्लेटलेट होते हैं। और प्रोटीन, इसमें 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, एक फाइब्रिनोजन और एक प्रोथ्रोम्बिन। और एक धातु होती है जो होती है कैल्शियम, और विटामिन के होती है जो इसको रक्त को थक्का बनाने में क्या करती है? ये सब मिलके रक्त को क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं। रक्त का क्या बनाते हैं? थक्का। परंतु एक एंटीबॉडी होती है जिसका नाम है हिपैरिन। ये अंदर में, भाई शरीर के अंदर में तो थक्का बनना चाहिए नहीं चाहिए। यदि अगर शरीर के अंदर में थक्का बन जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड कैसे गति करेगा? तो अंदर में थक्का ना बने उसके लिए एंटीबॉडी का काम कौन करता है? हिपैरिन। कितना बढ़िया से सिस्टम शरीर का है कि अंदर में रक्त जब रहे तो ना जमे
और बाहर जब रक्त जैसे वायु के संपर्क में आए तैसे रक्त क्या हो जाए, जम जाए। तो इसमें ठीक है, वायु के संपर्क में आने से हिपैरिन का क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और ये अपना काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे रक्त क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है। यदि शरीर के अंदर रहता है तो हिपैरिन अपना काम क्या करता है, जारी रखता है, जिससे ये क्या होता है, रक्त जमता नहीं है। जब किसी बीमारी में, जैसे महारानी को ये बीमारी हो गई थी, उनमें हेपेरिन की जो मात्रा होती है इसकी अधिक, जब हेपेरिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो रक्त क्या होता है, थक्का नहीं बनता। रक्त कटने मतलब कहीं कट जाए शरीर में तब भी क्या होता है, थक्का नहीं बनता है। अगर लगातार क्या होता है, रक्त बहता रहता है। ये रोग होता है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जो रोग है ये आनुवांशिक होता है और ये हिपैरिन की अधिकता के कारण यह रोग होता है। तो बाहर भी रक्त जम नहीं पाता है जब हिपैरिन की मात्रा अधिक हो जाती है। अच्छा, बात आई है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों का निर्माण शरीर के अंदर, इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। प्रोथ्रम्बिन का भी निर्माण और फाइब्रिनोजन का निर्माण, प्रोथ्रम्बिन का निर्माण और हिपैरिन का निर्माण, तीनों का निर्माण शरीर के लीवर में होता है। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, फाइब्रिनोजन का, प्रोथ्रम्बिन का और हिपैरिन का, ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में इसका निर्माण होता है। इसके बाद अब आइए देखते हैं ग्रुप कि कौन कौन से रक्त के ग्रुप होते हैं और हम इनको कैसे अपने आप से टेस्ट कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो आइए ग्रुप के बारे में देखते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी रक्त समूह की। हमने पहली वीडियो में ही बताया है कि ब्लड के दो भाग हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा भाग है आरबीसी। मान लीजिए आरबीसी, इसमें भी जो है उसके 3 भाग हैं, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो यहाँ आरबीसी जो दौड़ता है शरीर में, आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण आयरन की मात्रा पाई जाती है, लाल होता है इसके कारण। अच्छा, प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के रूप में होता है और आरबीसी ही हम चेक करवाते हैं, आरबीसी से ही पता करते हैं कि हमारा ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी है कि ग्रुप ए बी है कि ग्रुप ओ है। इसको आप भी चेक कर सकते हैं यदि आपके पास, ठीक है, माइक्रोस्कोप हो, सूक्ष्मदर्शी हो, तो मतलब स्लाइड हो, कांच की स्लाइड पर रक्त की 1-2 बूंद को रखकर और रगड़िए। उसको रगड़ने के बाद रक्त जब पतला हो जाए, पतला होने के बाद नग्न आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखेंगे तो आंख से वो चित्र, ऐसे अगर चित्र दिखता है तो समझ लीजिए वो ब्लड ग्रुप ए है। अगर ऐसा चित्र दिखता है तो समझ लीजिए वो बी ग्रुप का है और अगर ऐसा चित्र दिखता है जिसमें ए और बी दोनों का मिश्रण रहता है तो वो ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर यदि कोई सिंबल नहीं बना है और ऐसे है तो वो ग्रुप क्या है, ओ है। तो ओ ग्रुप को, तो उसमें रक्त में देखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यह आप इसको, अगर ऐसी संरचना सब देखने को मिलेगी और ऐसी संरचना मिलती है तो आप यह बहुत इजीली बता सकते हैं कि किस ग्रुप का रक्त आपके शरीर में है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे एक बात और कहते हैं कि ए वाले ग्रुप को, रक्त ग्रुप को के व्यक्ति को ए वाला ही रक्त ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, बी वाले को बी वाला, ए बी वाले को, ठीक है। और ए बी वाला जो होता है ये सबको दे सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता है सबका। तो ए वाले में ए वाला ही क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि ए ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी होती है वो जो संरचना होती है अंदर में इस प्रकार की बनी होती है, अर्थात, ठीक है, इस प्रकार की जो उसमें संरचना जो बनी होती है वो इस प्रकार की होती है। यहाँ जो होती है प्यालीनुमा होता है और जब ये आकर इसके कण, भाई कण है, रक्त
के ना, तो ये कण आके आरबीसी के जब इसमें बैठते हैं, इसमें आके इसमें बैठेंगे, त्रिभुजाकार रहेंगे, तो इसके बगल से जाने के लिए और अणुओं को जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए इसमें ए ग्रुप में एंटीबॉडी जो पाया जाता है बी प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, और रक्त समूह बी में जो एंटीबॉडी पाया जाता है वो ए प्रकार का पाया जाता है। इसमें जो संरचना होती ऐसी होती है और इसकी आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार आकृति होती है। इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। त्रिभुजाकार आकृति इसलिए होती है क्योंकि ये जब इसमें जाता है, इसमें फंसता है, तो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जगह रहती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन रुके ना। लेकिन यदि ऐसा होगा कि ए वाला बी को और बी वाला ए को चढ़ा देंगे, तब क्या होगा, ये वाला आके इसमें, ये प्याली नुमा पहले से इसका एंटीबॉडी है और आके इसमें से क्या हो जाएगा, फंस जाएगा और रक्त बिल्कुल सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, रक्त बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए बी वाला रक्त जो समूह है वो ए वाले को नहीं चढ़ाया जा सकता है और ए वाला बी वाले को भी, मतलब बी वाले को नहीं चढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ए बी में दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई प्रतिजन नहीं होता है। अच्छा, इसी प्रकार से ओ क्या है, सर्वदाता है, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन, ठीक है, नहीं होता है। और दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सर्वदाता ग्रुप और सर्वग्राही। सर्वदाता ग्रुप क्या है, ओ, और सर्वग्राही क्या है, ए बी। तो सर्वग्राही ओ है और सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही क्या है, ए बी है। इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है जब ओ प्लस, आपको दो ऑप्शन दे देता है, एक होता है ओ प्लस और एक होता है ओ माइनस। तो इसमें कंफ्यूजन, इसमें क्या आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि ओ प्लस पे टिक करना है कि ओ माइनस पे टिक करना है। तो जो सर्वदाता होता है, ओ में जब दो होते हैं तो जो सर्वदाता होता है वो क्या होता है, ओ माइनस, ओ माइनस। और जो सर्वग्राही होता है वो क्या होता है, ए बी प्लस। तो हमेशा जानेंगे सर्वदाता जो होता है ओ बी प्लस। वैसे तो सर्वदाता ओ होता है, लेकिन उसकी और गहराई में जाएंगे तो जो ओ होता है, ओ प्लस, ओ माइनस जो होता है वो सर्वदाता होता है, और ए बी जो प्लस होता है वो सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसके पास प्रतिजन नहीं होते हैं इसके पास। उसके बाद आते हैं आगे, अब देखते हैं इसके बाद कि किसमें, माता पिता में किस ग्रुप का रक्त है तो उसके बच्चे में कौन सा ग्रुप होगा, यह संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसके बाद ये ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। यदि माता या पिता में कैसा ग्रुप होगा तो उसके बच्चे में किस प्रकार के ग्रुप का निर्धारण होगा। यदि माता में या पिता में, चाहे यदि माता में यदि पिता में, किसी में भी, यदि माता में ए है पिता में भी है, चाहे माता में भी हो और पिता में ए हो, तो उसके जो ग्रुप बनने वाले हैं, उसके जो बच्चों में ग्रुप बनने वाले हैं वो सभी ग्रुप बन सकते हैं। ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ए बी भी बन सकता है और ओ भी बन सकता है। सभी ग्रुप बनने के चांस हैं, कोई भी ग्रुप बन सकता है। यदि माता ए बी की है, पिता किसी ग्रुप का है, वो अदर ग्रुप किसी का, ए बी छोड़ के दूसरे किसी ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ओ ग्रुप का है, तो जो जन्मेंगे बच्चे उसमें ओ ग्रुप को छोड़कर सभी ग्रुप हो सकते हैं। ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है और बी हो सकता है, ओ को छोड़कर, और ये सभी हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात, यदि माता ओ ग्रुप की है और पिता ए बी, पिता ए ग्रुप का या बी ग्रुप का है, तो उसमें ओ ग्रुप के हो सकते हैं और ए बी को किसके हो सकते हैं, ए बी के भी हो सकते हैं, ठीक है, और ए के भी सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद यदि माता ओ ग्रुप की है और,
ठीक है, पिता ए बी का है तो इसका जो साथ है ये एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं, ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ये एक साथ नहीं हो सकते। अगर सेम ग्रुप का है, ठीक है, अगर माता का भी ए है और पिता का भी ए है, माता का भी है, पिता का भी है, माता का ओ है, पिता का भी ओ है, तो इससे जो जन्मने वाले बच्चे हैं जो उसमें ग्रुप होगा वो ए ओ भी हो सकता है, और जिस ग्रुप के माता पिता है उस ग्रुप का भी बच्चा हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, जिस ग्रुप के है उस ग्रुप के, और ओ ग्रुप भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये आगे प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। इसको हम चार्ट बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, अभी आप पूरा समझ जाएंगे इसके बारे में। देखिए यहां यदि क्या होता है, ओ ए के साथ, यदि माता ओ की है, पिता ए का है, ठीक है, तो अगर ए के साथ विवाह होता है तो उसके बच्चों में जो ग्रुप आ सकते हैं वो या तो ओ आ सकता है और या तो फिर ए आ सकता है, या तो वो ए ग्रुप का हो सकता है या तो फिर उसके जो बच्चा है वो, और ये, ठीक है, माता है और ये क्या है, पिता है। यदि माता ओ ग्रुप की और पिता ए ग्रुप का है तो उसके जो बच्चे जन्मेंगे, ठीक है, वो ओ ग्रुप का होगा या तो फिर क्या होगा, ए ग्रुप का होगा। दूसरी बात, यदि माता ओ ग्रुप की है और पिता, अब दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, माता पिता लिखना, ठीक है, अब इसमें से माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, कोई दोनों ग्रुप के हो सकते हैं, तो बी अगर ग्रुप के हैं, ठीक है, और ये, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके जो जन्मने वाले बच्चे हैं एक तो ओ होगा, दूसरा क्या हो सकता है, बी हो सकता है। तीसरा, यदि ओ ग्रुप से ए बी मिलता है तो उससे जन्मने वाले जो बच्चे हैं वो या तो ए ग्रुप के जन्मेंगे और या तो फिर किस ग्रुप के जन्मेंगे, बी ग्रुप के। यदि ओ से ओ मिलता है, यदि ओ से ओ मिलता है तो उसके जन्मने वाले जो बच्चे हैं वो ओ ग्रुप के ही जन्मेंगे, सभी बच्चे क्या जन्मेंगे, ओ ग्रुप के सभी बच्चे जन्मेंगे, जितने बच्चे जन्मेंगे सब ओ ग्रुप के ही जन्मेंगे। इसके बाद अगली बात आती है, जब ये तो सब होगा ओ के साथ, सभी ग्रुपों का ओ के साथ, सभी ग्रुपों का ए के साथ। अब ए के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं, ए के साथ, ए के साथ देखते हैं कैसे होता है। जब ए का ए के साथ होता है, ए का ए के साथ होता है तो या तो ओ ग्रुप के जन्मेंगे बच्चे या तो फिर ए ग्रुप के जन्मेंगे। जब ए का बी के साथ होता है तब या तो बच्चे ए ग्रुप के जन्मेंगे, ठीक है, चारों संभावना हो सकती है। जब दोनों ग्रुप के होते हैं माता पिता तो जो बच्चे जन्मने की है वो, ठीक है, चारों ग्रुप पे जन्म सकते हैं, वो ए का भी जन्म सकता है, बी का भी जन्म सकता है, ओ का भी जन्म सकता है और ए बी का भी जन्म सकता है। उसके बाद ग्रुप अगर ए बी से मिलता है तो उससे जन्मने वाले बच्चे जो बनते हैं वो ए के भी बन सकते हैं, बी ग्रुप के भी बन सकते हैं और ए बी के भी बन सकते हैं। ये ए के साथ क्रिया होती है। उसके बाद आते हैं बी के साथ। बी के साथ, बी के साथ कैसे होता है, जब बी ग्रुप ए के साथ कर चुका है, चाहे ए बी के साथ कहिए चाहे बी को ए के साथ, अब बी के साथ बी जब करेगा तो क्या बनेंगे, या तो फिर ओ बन सकता है और या तो फिर क्या बन सकता है, बी ग्रुप बन सकता है। और बी ग्रुप जब ए बी के साथ जब करता है क्रिया ए बी के साथ तो क्या बन सकता है, या तो फिर ए ग्रुप बन सकता है या तो बी बन सकता है और या तो फिर क्या बन सकता है, ए बी बन सकता है।
तो बी के 2 हो गए। और इसी प्रकार ए बी के साथ कैसे होता है, ए बी के साथ, ए बी के साथ, ए बी के साथ, देखो ए बी के साथ ओ ए बी के साथ हो चुका है, ए बी के साथ हो चुका है, ए और ए बी, और बी ए बी के साथ हो चुका है। तो ए बी के साथ सिर्फ एक बाकी है। तो ए बी और ए बी के साथ जब क्रिया करेगा या तो ए ग्रुप का बनेगा, या तो बी ग्रुप का बनेगा, या तो फिर ए बी ग्रुप का बनेगा। इस प्रकार से पूरे 10 प्रोसेस हैं और इनको जान लेने के बाद आप यह जान सकते हैं कि किस किस के मिलने से उनके जो बच्चे जन्मेंगे वो किस किस प्रकार के जन्मेंगे, किस किस ग्रुप के बच्चे के जन्मने की संभावना होगी। इसके बाद और